यूपी के अमरोहा में एक जगह है बावनखेड़ी। चूंकि अमरोहा भी काफी चर्चित फेमस जगह है, क्योंकि कमाल अमरोही साहब जो बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रहे, अमरोही साहब भी इस अमरोहा के ही रहने वाले थे। और इसी अमरोहा में 14 अप्रैल 2008 को घटी एक ऐसी जघन्य वारदात, क्रूर हत्या, जिसके बाद पूरे देश में एक गम का माहौल बना था। पूरा देश दहल गया था। मीडिया में सुर्खियां बनी थी। अखबार, सारे अखबार, राष्ट्रीय अखबार हो, लोकल अखबार हो, सब में ये पूरे पूरे पृष्ठ इसी घटनाओं से लगातार कई दिनों तक भरे चलते रहे। और इस घटना से हर कोई सहम गया था, दहल गया था। एक परिवार के 7 लोगों की निर्मम तरीके से रात में हत्या करके उनके शवों को साथ साथ लिटा दिया गया था। और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की एकमात्र जिंदा बची लड़की शबनम। जी हां, शबनम उसी परिवार की लड़की, उसी माँ बाप की बेटी, उसी भाई की बहन, उसी भाभी की ननद और उसी बेटे की बुआ, जिनके शव पड़े थे, उनकी सबके कातिल थी शबनम। और बहुत शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जब ये घटना घटी तो पूरे देश में हंगामा हुआ। तत्कालीन सरकार की फजीहत हुई। विपक्ष ने सरकार को जमकर सदन में घेरा कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। और यहां तक कि मायावती मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पहुंची थी, उनको खुद संज्ञान लेना पड़ा था और उस इलाके के इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके पहली कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए जानते हैं पूरा इतना जघन्य हत्याकांड, निर्मम तरीके से जो हत्याएं की गई। ये हत्याएं एक बेटी ने अपने माँ बाप, भाई, सगे भाइयों, भाभी, भतीजा, एक मौसेरी या खलेरी बहन, इनको इतनी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दिया? आखिर उसको क्या जरूरत पड़ी, क्या सूझी कि उसने एक लड़की होकर के, पढ़ी लिखी शिक्षित डबल MA इंग्लिश लड़की ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या वजह थी? दरअसल इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वो था प्यार, इश्क और मोहब्बत। दरअसल इसी के चलते, लव के चलते इतनी हत्याओं को अंजाम दिया गया। पूरे परिवार को बेरहमी से एक बेटी ने अपने माँ बाप, सगे भाइयों, भाभी, भतीजे, मौसेरी या खलेरी बहन को प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम तरीके से हत्या करके इस वारदात को, जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। आप जानते हैं शबनम के बारे में पूरी शुरू से स्टोरी, शबनम ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया? दरअसल शबनम बावनखेड़ी गांव के रहने वाले स्कूल टीचर की लड़की थी। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि की थी, पढ़ने में तेज थी, इंग्लिश में डबल MA किया था, लिहाजा उसके बाद एक टीचर के तौर पर प्राइमरी टीचर बन गई। और उसका उसी गांव के रहने वाले एक लड़के सलीम से उसका प्रेम प्रसंग हो गया, उसको प्यार हो गया। क्योंकि सलीम और शबनम के जो घर वाले हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि सलीम जो था एक आवारा टाइप का सड़क छाप लड़का था, बहुत निचले तबके से था। और जो शबनम का परिवार है वो उच्च शिक्षित, संपन्न, खेतीबाड़ी, सारा परिवार पड़ा हुआ एक अच्छी गांव में अच्छी धाक बनाने वाली फैमिली थी, जिनका पूरे गांव में अच्छा रुतबा था, अच्छी पहचान थी, लोग उनकी बात मानते थे, शिक्षित थे, संपन्न थे, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे प्यार से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन शबनम का उसी वक्त सलीम से प्रेम प्रसंग हो गया और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, मिलना जुलना शुरू हुआ। उसके बाद चूंकि ये इश्क और मुश्क छुपता नहीं है, लिहाजा घर वालों को मालूम चला तो घर वालों ने काफी हंगामा किया। उसके बाद कुछ दिन तक बात शांत रही, फिर इनका मिलना जुलना, बात करना बदस्तूर जारी रहा। तो घर वालों ने पाबंदियां लगाई। उसके बाद शबनम ने घर वालों को बताया कि मेरी सलीम से शादी कर दीजिए, मैं उससे ही शादी करूंगी, अन्यथा मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्योंकि घर वाले पढ़े लिखे थे, संपन्न थे, सलीम एक बहुत निचले परिवार से ताल्लुक रखता था, उसके पास कोई अच्छी जॉब या नौकरी या बिजनेस नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने अच्छे घर की बेटी को उस घर में जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं समझा। और अमूमन एक माँ बाप हमेशा बेटी या बेटे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अच्छा सोचा, मना किया, उसके भविष्य के बारे में बताया। लेकिन उस पर प्यार का भूत इस कदर सवार था, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, इश्क का असर खुमार कि उसको माँ बाप, भाई बहन की जो हिदायतें हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, डांट फटकार का कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार
सलीम से संबंध रख रही थी, मिल रही थी। यहां तक कि परिवार वालों ने शबनम का फोन भी छीन कर फेंक दिया। उसके बाद सलीम ने उसको फिर एक फोन, इसने सलीम को पैसे दिए, एक फोन और सलीम से किसी फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट कराकर ला करके दे दी। फिर इनका जो प्यार है बादस्तूर जारी रहा, परवान चढ़ता रहा, इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। और धीरे धीरे एक दिन तारीख आती है 14 अप्रैल 2008। वो काली रात आती है, वो काली घड़ी आती है जब शबनम पूरे परिवार को, प्रेमी सलीम को बुलाकर कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। उसके बाद सलीम सीधा घर चला जाता है। शबनम अंदर से कुंडी बंद कर देती है, ऊपर छत पे जाकर सो जाती है। रात को 12 बजे उठती है, हो हल्ला करती है। 12-1 बजे के वक्त आधी रात के बाद उठती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मेरे अम्मी अब्बू को किसी ने कत्ल कर दिया है, मेरे घर में चोरी डकैत घुसे थे। लिहाजा आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो उठते हैं, पूछते हैं माजरा क्या है, जाकर के देखते हैं, पूछते हैं। वो कहती है हमारे माँ बाप, भाइयों, भाभी, भतीजों को किसी ने डाकुओं ने घर में लूट के इरादे से घुसकर इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। परिवार जो पड़ोसी हैं उनकी हवा निकल जाती है, फौरन पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद पुलिस से विवेचना करती है। पुलिस देखती है कि ये परिवार की सिर्फ एकमात्र बच्ची लड़की, उसको छोड़कर पूरे परिवार को निर्मम तरीके से मार दिया गया था। पुलिस सारे सबों का पंचनामा भरती है। चूंकि पुलिस पर अब एक बहुत बड़ा दबाव बनने लगा था, आसपास के लोग पुलिस के खिलाफ हंगामे में थे, गुस्से में थे कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो कातिलों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, पुलिस की नाकामी है। लिहाजा लोगों ने जाम लगाना शुरू कर दिया। चूंकि हत्या बहुत बड़ी थी, आसपास के नेता थे, सारे इन्वॉल्व हो गए, सारे पहुंच चुके थे, सेंट्रल के नेता भी, केंद्र के भी नेता वहां पहुंच चुके थे। लिहाजा इस माहौल को गरमाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। पूरे देश में ये आग की तरह फैल गया, जंगल में आग की तरह पूरे केस देश में केस चर्चित हो गया, फैल गया। अब सरकार पर, मीडिया, पब्लिक, लोकल पब्लिक और मीडिया, सबका, लोकल विपक्ष, सबका दबाव था कि जितना जल्द हो इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। पुलिस पर पूरा दबाव था। लिहाजा उस वक्त जो आईपीएस थे, ऑफिसर थे, उन्होंने अपने एक जाबाज इंस्पेक्टर, जिसको कार्य कुशलता, सूझबूझ और ऐसी घटनाओं के खुलासे के लिए खासतौर पर जाना जाता था, उनका नाम था आरपी गुप्ता साहब। आरपी गुप्ता साहब जो है वो पहुंचते हैं, जांच अपने हाथ में लेते हैं। चूंकि कुछ वक्त पहले उस कोतवाली में वो रह भी चुके थे, लिहाजा उनका इस इलाके में बहुत अच्छा नियंत्रण रह चुका था और काफी लोगों से जान पहचान थी। इलाके के जो भौगोलिक स्थिति है या जो लोग बाग हैं, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, उनको अच्छी तरीके से मालूम था। लिहाजा उन्होंने जांच शुरू की। पहुंचे, उन्होंने देखा शबनम बेतहाशा रो रही है। अब उससे घटना के बारे में कोई बात पूछना भी इस वक्त सही नहीं था, क्योंकि पब्लिक सीधे उन पर भड़क सकती थी, हंगामा हो सकता था कि इसी के परिवार का व्यक्ति खत्म हुए हैं, इससे ही पुलिस पूछताछ कर रही है। लिहाजा पुलिस ने बड़े नरमी अंदाज में मौका मिलने पर पूछा, तो उसने बताया कि मैं ऊपर छत पे सो रही थी और नीचे सारे ये लोग सो रहे थे। रात को चोरी डकैती करने के मकसद से घर में घुसे और ना फेल होने पर, कामयाब ना होने पर उन्होंने परिवार के सारे लोगों की हत्या कर दी। तो उनसे पूछा गया तुम कैसे बची, तो उसने कहा मैं ऊपर सो रही थी। तो उन्होंने सोचा, जो इंस्पेक्टर साहब थे वह काफी काबिल थे, उन्होंने कहा तो नीचे तो आपके इन्वर्टर भी है, लाइट भी है, वो ऊपर सोने की क्या जरूरत थी। तो बोले बस मेरा मन था सोने का। लिहाजा उससे बहुत पूछताछ ना करते हुए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता साहब ने यह अंदाजा लगा लिया कि कहीं न कहीं घर की सारी स्थिति देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हत्या में घर का व्यक्ति शामिल है, चाहे कोई हो, चाहे ये शबनम हो या कोई पास के रिश्तेदार हो, हत्या में कहीं न कहीं घर का सदस्य शामिल है। क्योंकि उन्होंने घर का पूरा चारों ओर से मुआयना किया, कहीं डाकुओं के चढ़ने की जो निशान है या सीढ़ी के निशान, रस्सी के निशान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आसपास कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था जिसके सहारे डाकू कोई ऊपर चढ़ सके और परिवार का खात्मा कर सके। क्योंकि बाहर का जो मेन गेट था वो लोहे का था। अमूमन हमारे इस क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में, अमूमन घरों के गेट बड़े होते हैं, मोटे लोहे के होते हैं, उनको खोलना इतना आसान नहीं था। चूंकि गेट अंदर से बंद भी था तो वहां से निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने पूरे घर का बारीकी से अध्ययन किया। एक तरीके से गोरी, अंधे और गूंगी बहरी दीवारों ने ये संकेत दे दिया था कि इस घर में कहीं ना कहीं, इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं घर के मेंबर का ही हाथ है, किसी बहुत करीबी के हाथ है। क्योंकि कहीं चढ़ने के निशान नजर नहीं आए। एक छोटा पाइप हुआ था, पानी वाला एक पाइप लगा हुआ था, लेकिन उसके सहारे एक इंसान का चलना इम्पॉसिबल था। उसका बहुत हल्का बारीक पाइप था, उसके सहारे किसी जिंदा इंसान का ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि कहीं ना कहीं ये घटना में शामिल है। इधर लगातार घटना चर्चा का विषय बन रही थी, सरकार पर दबाव था
लिहाजा मुख्यमंत्री ने भी 5 लाख की सहायता की घोषणा कर दी और 17 तारीख को आने की घटना स्थल पर पहुंचने की घोषणा कर दी। इधर लगातार पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। पुलिस के जो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता हैं, जो विवेचक थे, ये खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, वो डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या इतने लोगों को एक साथ बिना कुछ जहर या नशा दिए मारना संभव है? कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी को पहले इनको सबको मृतकों को नशा दिया गया हो। तो डॉक्टर फौरन कहते हैं, हाँ, मैं अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन करने वाला था कि इनको मारने से पहले कोई जहरीला नशे की गोलियां पिलाई गई हैं, किसी द्रव में मिलाकर के पिलाई है, उसके बाद इनकी हत्या की गई है। ये सुनने के बाद जो आरपी गुप्ता साहब हैं वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं घर के इंसान ही इस घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि बाहर का इंसान, चोर डाकू आकर के, दुश्मन आकर के चाय में या दूध में नशीला इंजेक्शन, जहर या पॉइजन या नींद की गोलियां कैसे मिला सकता है? संभव नहीं है। लिहाजा वो समझ गए इस घटना में कोई लूटपाट नहीं, कोई चोरी नहीं, लगभग पूरा हाथ जो है घर के करीबी सदस्य का है। लेकिन एकदम घटना का खुलासा करने का मतलब लोगों में, पब्लिक में हंगामा करना था, क्योंकि लोग भड़क जाते हैं। लोगों में वैसे ही आग लगी हुई थी, पुलिस के खिलाफ माहौल बन रहा था, लोग जाम लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लिहाजा पुलिस फूंक कर कदम रख रही थी अपने लिए, जब तक मजबूत एविडेंस, अच्छा मजबूत ठोस सबूत न मिल जाए तब तक खुलासा करना बिल्कुल बहुत नासमझी थी। लिहाजा पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उसमें यह क्लियर हो गया कि इनको मारने से पहले नशा दिया गया था, गहरे नशे में थे। लिहाजा उसके बाद फिर शबनम, आरपी गुप्ता साहब ने सोचा क्यों ना शबनम की कॉल डिटेल निकाली जाए, और जब उनकी कॉल डिटेल निकाली गई तो उसने उस रात उस बावन खेड़ी गांव में 52 मरतबा अपने प्रेमी सलीम को फोन किया था, और कत्ल होने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक लगातार फोन करती रही। और उस पूरे महीने में जो एवरेज निकाला तो लगभग 900 कॉलें उस नंबर से उसने सलीम को की थी। लिहाजा पुलिस को समझ आ चुका था कि सलीम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और उनका एक खुफिया मुखबिर हुआ करता था। उसने भी इंस्पेक्टर साहब को बताया कि सर आप सलीम को उठाइए, हो सकता है इस वारदात में सलीम का हाथ हो। लिहाजा सलीम को उठाया गया। इधर शबनम थी, लगातार बेहोश हो रही थी, नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी, बेहोश होने का, गिरने का। लगातार डॉक्टरों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, दो एक उसके टेस्ट भी, जांच भी कराई गई। और उन्हीं जांचों के सहारे पहली बार इंस्पेक्टर साहब को पता लगा कि शबनम कई महीनों की गर्भवती भी है, उसके पेट में गर्भ है। लिहाजा उनका शक और मजबूत हुआ कि बिन शादी के गर्भ मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से प्रेम संबंधों में ही हत्या का है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि ऊपर लेटने का इसका मतलब नहीं है, बाहर से कोई आता तो अंदर से गेट बंद नहीं होता, डाकू आते तो भागते, गेट बंद रहता। और फिर ये जो शबनम है ऊपर से आके अचानक 1 बजे नीचे क्यों आई, इसने क्यों घर वालों को चेक किया, फिर क्यों हंगामा किया कि मेरे घर में हत्याएं हो गई हैं, क्यों बाहर चिल्लाई, इसको कैसे मालूम चला कि नीचे हमारे घर वाले लेटे हैं, वो सुरक्षित है या नहीं। नीचे आने के बाद, आना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन आने के बाद घर वालों को चेक करना ये बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा था कि घर वालों को उसने क्यों चेक किया, फिर क्यों चिल्लाई कि मेरे घर वालों की हत्या हो गई। ये तमाम बातें थी, क्योंकि कातिल कितना भी समझदार और सातराना अंदाज में कत्ल को, वारदात को, हत्या को अंजाम क्यों ना दे, लेकिन कानून के जो हाथ हैं बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। शुरू में तो ना कातिल बच सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए कातिल नहीं बच सकता, और उसको एक ना एक दिन सलाखों के पीछे होना ही पड़ता है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। लिहाजा अब उसकी ओर पूरा शक गहरा गया। उसके बाद उन्होंने सीधे गजरौला से, जहां से मेडिसिन खरीदी थी, उसके आसपास से सलीम को गिरफ्तार किया। सलीम को चूंकि और गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन सलीम ने ऐसे जवाब दिए कि कहीं लगा नहीं पुलिस को ये इन्वॉल्व है, लिहाजा उसको छोड़ दिया गया। इसी दौरान 17 तारीख को यूपी की सीएम मायावती बावनखेड़ा गांव पहुंचती हैं और 5 लाख की मदद का ऐलान करने के लिए पुलिस अधिकारियों को बोलती हैं, अपने सचिव को बताती हैं। उस वक्त जो पुलिस जांच अधिकारी होते हैं, इनकी ओर से कहा जाता है, मैडम प्लीज आप अभी इस रकम का घोषणा ना करें, अभी रुक जाएं, कहीं ना कहीं इनकी बेटी हत्या में इन्वॉल्व है और हम आपको बहुत जल्दी उसके गुनाहगार होने के सबूत दे देंगे। लेकिन जब वो नहीं मानती हैं तो ये कहते हैं, मैम कम से कम प्लीज हमें 48 आवर्स का, यानी 48 घंटों का समय दीजिए, जिससे आपके सामने हम कातिल को लाके पेश कर सकें, हम कानून के सामने कातिल को पेश कर सकें, और आपकी रकम से कहीं ना कहीं लोगों में गलत मैसेज न पहुंच जाए कि एक हत्यारे को ही 5 लाख की मदद मिल गई। इसीलिए आप 48 घंटे का समय दें। लिहाजा उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सीएमओ ऑफिस स्टाफ होता है, वो कहता है ठीक है,
आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद लगातार ये दबिश देते हैं, सलीम को गिरफ्तार करते हैं। सलीम पहले तो मना करता है, उसके बाद जब थोड़ा पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताता है। उसके बाद सलीम को गिरफ्तार किया जाता है। फिर सीधे 18 तारीख को पुलिस सलीम को लेकर के बावनखेड़ी गांव पहुंचती है और रात को ही शबनम जो कातिल थी, हत्यारिन थी, उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है। शबनम पहले मना करती रहती है, लेकिन जब सलीम को सामने बुलाया जाता है तो सलीम बोलता है मैंने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया। लिहाजा अब शबनम के पास कोई विकल्प ना था, कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे शबनम बच सके। शबनम जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने, हैरत वाली बात यह है, उसने कहा कि मुझे इस हत्या से कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर किया, बहुत मजबूरी में किया। मैं घर वालों को लगातार कई महीनों से फोर्स कर रही थी, समझा रही थी, मना रही थी, सलीम से मेरी शादी कर दो। मेरे पेट में गर्भ था, उसके लिए मुझे मजबूरी थी। मैं घर में इस बच्चे को बिना शादी किए डिलीवरी नहीं करा सकती, इसको पैदा नहीं कर सकती। अगर पैदा करती तो पूरे गांव में घर वालों की नाक कटती, मेरी बेइज्जती होती, घर वाले निकालते। इसीलिए मैंने मजबूरी में आके ऐसा ये फैसला लिया और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं सलीम से शादी करने के लिए, किसी भी हद तक गुजरने के लिए, किसी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और इस घटना का एक सूझबूझ या काबिल इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता साहब ने अपनी कुशलता कार्यशैली के दम पर बड़ी बारीकी से चंद दिनों में इतने बड़े जघन हत्याकांड को खोल दिया, उसकी परतें खोल दी, खुलासा कर दिया। उसके बाद दोनों पे मुकदमा चला, जेल गए। उसके बाद इनको लोअर कोर्ट द्वारा दोनों को फांसी की सजा हुई। क्योंकि इस दौरान शबनम का जो बच्चा था वो जेल में ही पैदा हो चुका था, उनके साथ, उसके साथ रह रहा था। चूंकि बच्चे को साथ रहने की अनुमति होती है, वो बेगुनाह होते हुए, बेकसूर रहते हुए भी जेल काट रहा था, साथ में रह रहा था। क्योंकि 7 साल तक बच्चे को जेल में रखने का अधिकार होता है। उसके बाद आप मन मर्जी के मुताबिक जिसको आपको सही लगे कि ये हाथ बच्चे के लिए सुरक्षित हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, कोई अकारिब, उसको आप बच्चा हैंड ओवर कर सकते हैं परवरिश के लिए। लिहाजा उसको फिर शबनम के पूर्व में साथी रहे, शबनम के क्लासमेट रहे। शबनम ने उनकी कई बार मदद की थी शिक्षा के दौरान। उस प्रेम, वो जो व्यक्ति होते हैं उस्मान सैफी, यूट्यूब पर उनका एक चैनल भी है, उस्मान सैफी सफर, वो ले जाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शादी की और लेकिन बच्चा पैदा ना करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस बच्चे की सही से परवरिश हो जाए, इस बच्चे की सही से देखभाल हो जाए। लिहाजा शबनम ने उनको 2-3 वादे लिए, उनसे वचन लिए कि बच्चे को कभी मेरे गांव लेकर नहीं जाओगे, मेरे गांव नहीं दिखाओगे, कभी इसको बाहर किसी के सामने सार्वजनिक नहीं करोगे कि ये शबनम का बच्चा है। इस तरह की शर्तें रखी और बच्चा खुशी खुशी उनके हवाले कर दिया। उसके बाद फिर केस चला, इनको सजा हुई फांसी की। इन्होंने अपील की, अपने खिलाफ चैलेंज किया उस फैसले को। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की जो सजा थी बरकरार रखी। इनका क्राइम देखते हुए फांसी बरकरार रखेगी। उसके बाद ये सीधे पहुंचते सुप्रीम कोर्ट, वहां दरवाजा खटखटाते हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट जब देखता है तो वो भी इनकी फांसी की सजा बरकरार रखता है, फांसी की सजा देने के लिए ही अपना फैसला दे देता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के लिए लिखते हैं, मां महिम के लिए, क्षमादान के लिए लिखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति इनकी पूरी घटना पहले ही जानती थे। उस वक्त राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इनको क्षमा याचना देने से मना कर दिया। इनकी हत्या अंजाम को देखते हुए इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा छोटा है और मुझे परवरिश के लिए मुझे उम्र कैद दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा, सोचा कि आपने जब एक 8 साल के बच्चे का कत्ल किया तो आपकी ममता कहाँ चली गई थी? तो आपको डर नहीं लगा था, आपको दर्द नहीं लगा था जब आपने 8 साल के बच्चे को कत्ल किया अपने हाथों से? जब वो बच्चे को मारा गया था तो बच्चा एक बार उसका गला घोटा सलीम ने, फिर सलीम चला जाता है। उसके बाद 1 घंटे बाद बच्चा फिर रोता है। फिर शबनम सलीम को कॉल करती है, जल्दी से आओ, बच्चा भतीजा जाग गया है, वो तो जिंदा है। तो सलीम कहता है, अब मैं नहीं आऊंगा, जो करना हो तुझे कर। फिर शबनम सीधे नीचे आती है और प्यार में अंधी पागल कातिल उस बच्चे का, मासूम का, भतीजे का, जिगर के टुकड़े का, किसी के जिगर के टुकड़े का फिर से गला दबाती है और उसको बिल्कुल मौत देकर ही उसका गला छोड़ती है और सीधे ऊपर जाकर के लेट जाती है और चिल्लाती है कि मेरे परिवार में डाकू घुस आए हैं, हत्या हो गई है। उस हत्या के बाद उसके बाद जो ये जाते हैं, उससे मना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर
अभी 2021 में फिर फैसला सुनाया था इसको, इसके लिए डेट बारंद इसकी जहां जेल में बंद थी, उन जेलों में जहां सलीम और सबने बंद थी, वहां डेट वारंट जो बिल्कुल फांसी देते वक्त जारी किया जाता है वो जारी कर दिया, लेकिन तारीख और समय निश्चित न होने की वजह से वो पेंडिंग में हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर याचिकाएं दायर की, लेकिन कोई असर ना हुआ और अभी तक ये जेल में बंद है। आगे क्या फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस घटना से इतना तय है कि इतनी बड़ी हत्याएं घटना होने के बाद ऐसे व्यक्ति को कम से कम फांसी ही बनती है, और फांसी दे करके समाज में ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जो इस तरह के क्राइम करता है, जुर्म करता है, उसका अंजाम भी निश्चित तौर पर बहुत बुरा होता है, इनका भी अंजाम बुरा होना चाहिए। इन्होंने जिस घटना को जिस तरह से अंजाम को वारदात को अंजाम दिया, वो अपने आप में घिनौना है, निर्मम है, सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। इसके दो भाई थे, वो एक मेरठ में एक चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन वो घर से निकल चुके थे, गदरौला पहुंच चुके थे। गदरौला लगभग 50 किलोमीटर के दूर है इस गांव से, वहां पहुंच चुके थे। उसने उनको फोन करके अपनी बहन का रिश्ते की दुहाई दे करके बुलाया किसी बहाने से, उनको वापस किया, बेचारे दोनों वापस आए, उसके बाद दोनों को उसने मार दिया। इतनी शातिर अपराधी, इतनी क्रूर अपराधी, इसको तो कम से कम फांसी होना ही चाहिए। और आज भी उस गांव के आसपास के गांव में लोग अपनी बेटी का शबनम नाम रखने से कतराते हैं। किसी बेटी का नाम उसके माँ बाप शबनम अब नहीं रखते हैं। शबनम नाम वहां एक क्रूर नाम बन चुका है, एक शैतान का, एक हैवानियत का नाम बन चुका है। अभी भी वहां कोई अपने बच्चे का नाम शबनम नहीं रखता है। और एक ऐसी कहानी सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ऐसी घटनाओं से सुनकर सुरक्षित रहें, ऐसे संज्ञान लें, शिक्षा लें, जिससे आप सुरक्षित रह सकें, आप बेदार रह सकें, आप हिफाजत रहें, महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपका परिवेश सब सुरक्षित रहे, महफूज रहे। क्योंकि हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कहानियों के माध्यम से हम अपने आप को बहुत सुरक्षित और सचेत रख सकते हैं। ये हमारा मकसद है। बाकी और हमारा कोई ऐसी वीडियो बनाने का इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। और इस घटना के बाद आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर का बटन भी दबा सकते हैं। इस कहानी में इतना ही। आगे फिर नए एपिसोड में नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। शकील कादरी को दीजिए इजाजत।